हाँ बेटा, हम एसएचएम की बातें कर रहे थे। एसएचएम में अपन ने वेग, त्वरण, ठीक है, उनके ग्राफ भी देख लिए, सूत्र की व्युत्पत्ति भी कर ली, विस्थापन, ठीक है, काफी क्वेश्चन भी करे, है ना। और उसके बाद अपने ये एनर्जी का एनालिसिस किया था अपन ने, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, है ना। ये 3 सूत्र आए थे। गतिज ऊर्जा आई थी बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा आई थी बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एनर्जी आई थी बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये सारी ऊर्जाएं आई थी बेटा। इस टाइप से अपन ने ग्राफ बनाए थे, ऊपर खुलने वाला परवल है, नीचे खुलने वाला परवल है, और एक ये नियत, कुल ऊर्जा नियत होती है, और दोनों ऊर्जाएं बराबर होती है a/√2 पर। याद आया? ये सब अपन ने लास्ट टाइम पे बात की थी। ये तो है एक्स के पदों में, ये है क्या है, कुल के पी टी किसके पदों में, के पी एंड टी किसके पदों में, एक्स के पदों में, एक्स के पदों में, विस्थापन के पदों में। ऐसा एक समय के पदों में भी होता है बेटा, ठीक है। अब समय के पदों में इधर देखो, तो मैं बोल दूं के ई, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर, इधर देखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। ये समय के पदों में, है ना। रखने पर सब में ये रख दो, रखने पर, तो समय के पदों में आ जाएगा, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर अंदर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ये आ गया। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ x बराबर a साइन ओमेगा टी रखा था, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। ये तो यहाँ आ गया ये काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ a स्क्वायर को बना के 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई हो गया, और यहाँ पे x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी रखी, तो a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई हो गया। तो ये टाइम की टर्म्स में आ गई। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये सब तो कांस्टेंट है बेटा, ये देखो ये चीजें तो कांस्टेंट है ना। अब ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया ना बेटा, है ना। तो गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा के सूत्र आ गए समय के पदों में। तो अब जैसे आप ये स्थिर ऊर्जा का या गतिज ऊर्जा का बनाओगे तो फाई प्रारंभिक कला लिखनी पड़ेगी। मान लो माध्य स्थिति से गति कर रहा है, मान लो, तो फाई बराबर 0 कर दूं, क्योंकि माध्य स्थिति पे आप प्रारंभिक कला 0 होती है, और प्रारंभिक कला 0 करते ही x बराबर a साइन ओमेगा टी, टी बराबर 0 पर 0 आता है, तो माध्य स्थिति से चालू करता हूं। तो बताओ माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो मैं बोलता हूं अधिकतम से स्टार्ट होगा, और साइन स्क्वायर का वक्र है, कोस स्क्वायर का वक्र है, ठीक है। टी बराबर जी, ये फाई 0 रखने पे तो अधिकतम से स्टार्ट होगा ये गतिज ऊर्जा। अब जब अधिकतम से स्टार्ट होगा बेटा तो 0, है ना, अधिकतम से 0, फिर वापस ये ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर है, तो बोल दू वापस ये धनात्मक में आएगा। तो मैं बोल दूं जहां कोस का आधा चक्कर होता है वहां यहाँ पे स्क्वायर का पूरा चक्कर हो जाएगा, क्योंकि नीचे गए ही नहीं बेटा जी, नीचे गए ही नहीं है ये t/2, ये तो ये हो गया बेटा इस हिसाब से, ये तो t/2 पे एक चक्कर पूरा हो जाता, मतलब एसएचएम का अगर आवर्तकाल t है तो t में 2 चक्कर पूरे कर लेता, मतलब इसका डबल आवर्तकाल है, आधा आवर्तकाल है, मतलब डबल आवृत्ति है, 2 चक्कर पूरे हो गए। देखो क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर के वक्र का पाई में कंप्लीट हो जाता है, पाई के बाद राउंड रिपीट हो जाता है, तो t/2 रखने पे पाई आ जाएगा। समझ गए क्या? ऐसे अब फाई 0 रखूंगा तो प्रारंभ शुरू में माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो ये वक्र स्थिर ऊर्जा का 0 से चालू होगा, लेकिन वक्र ऐसा ही बनेगा देखो, तो ये 0 से चालू होगा, और जब ये 0 होगा तो वो अधिकतम होगा, देखो, तो जब वो अधिकतम होगा तो ये 0 होगा, और जब ये 0 होगा तो वो अधिकतम होगा, है ना। फिर ये अधिकतम पे ये, फिर ये 0 तो ये अधिकतम, ये तो जब ये से तो ये हो गया स्थिर ऊर्जा का। समझ गए? तो मैं बोल दूं इसका भी एक, तो जब एसएचएम एक चक्कर पूरा करता है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा 2 चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये जो समय के पदों में मैंने निकलवाया एक्स को हटा के समय के पदों में, ये यही बताने के लिए लगाया कि इसकी आवृत्ति दुगुनी होती है। गतिज ऊर्जा परिवर्तन और स्थिर ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्तियां दुगुनी होती है।
समझ गए? तो डबल फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। सर कुल ऊर्जा नियत आ जाएगी क्या? हाँ देखो आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये देखो ना अंदर पूरा एंगल ये ओमेगा टी प्लस फाई थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो देखो कुल ऊर्जा लिख रहा हूं मैं, ये देखो कुल ऊर्जा, यहाँ लिख रहा हूं कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी बराबर के ई प्लस पी, और जैसे ही के ई प्लस पी करा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां आ जाएगा बेटा गतिज ऊर्जा में ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान रखना वो ग्राफ मैंने फाई जीरो लेके बनाया बेटा, कुछ तो लेना पड़ेगा ना ग्राफ बनाने के लिए, तो यहां से कट गया ये बन आ गया, तो मैं बोल दूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, देख लो फिर से कुल ऊर्जा वही आ गई है, नियत सही बात है ना, समय पे निर्भर करेगी ना एक्स पे, सही बात है, समय के साथ एक्स बदलेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुल ऊर्जा नियत होगी। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गया, हमारे कुल ऊर्जा नियत होगी। अच्छा अब सर हमने जो एसएचएम में जो बातें देखी है ना, उनको थोड़ा अगर पेपर पे अपन पॉइंट बना के लिखे जो क्वेश्चन एसजीटी आते हैं, देखो बेटा तो अपन उनको लिख देते हैं बेटा। तो हमने जो बातें सीखी, अगला पेज लो, हमने जो बातें सीखी, हमने विस्थापन सीखा, हमने त्वरण सीखा, हमने वेग सीखा, हमने उनके ग्राफ सीखे, हमने गतिज ऊर्जा सीखी, हमने स्थिर ऊर्जा सीखी। अभी मैं गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में और बात करूंगा, वो बात करूंगा कि जब माध्य, देखो अभी मैंने स्थिर ऊर्जा में मैं माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा जीरो ली है, कई बार माध्य स्थिति पे स्थिर ऊर्जा जीरो जरूरी नहीं है। अरे यार एक स्प्रिंग एसएचएम कर रही है तो जरूरी थोड़ी मैं रेफरेंस लाइन पे जीरो लूं, अरे यार एक स्प्रिंग के कर्ण लटका दूं तो कर्ण लटका दूंगा तो माध्य स्थिति नीचे आएगी, थोड़ी प्राकृतिक लंबाई पे थोड़ी आएगी, और जब माध्य स्थिति नीचे आएगी तो उस समय कुछ स्थिर ऊर्जा स्प्रिंग में होगी। ये देख इधर देख, ये जैसे मान लो के 100 है, के बराबर 100, के बराबर 100 है ना, और मैं 10 किलो का कर्ण लटका दूं तो माध्य स्थिति एक ये क्या बोलता है 0.1 10 सेंटीमीटर नीचे होगी, सॉरी हाँ 100 1 मीटर नीचे होगी, 1 मीटर नीचे होगी, तो माध्य स्थिति 1 मीटर नीचे होगी, क्योंकि नीचे 1 मीटर नीचे दोनों फोर्स बराबर होंगे, तो ये होगी माध्य स्थिति। तो बोल दू ये माध्य स्थिति जहां होगी, माध्य स्थिति वहां पे देख ले पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है माध्य स्थिति पे, तो यहां पे स्थिर ऊर्जा कुछ है, तो कई बार माध्य स्थिति पे स्थिर ऊर्जा हो भी सकती है, समझ गए? तो क्या कैसे सोचेंगे वो बात मैं अभी बाद में करूंगा, है ना बेटा, वो बात अभी अपन ने नहीं करी है, अभी अपन ने बिल्कुल बेसिक बातें करी है, और 99% तो यहीं से सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर भी अपन देखेंगे जरूर, ठीक है। चलो जाओ अब देख थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, है ना, ये अभी अपन ने मैथमेटिक्स पढ़ी सारी, देखो मैंने क्या क्या पढ़ा बता देता हूं मैं तेरे को। ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से शुरुआत करी थी, है ना, इसकी अवकलज समीकरण लिखी थी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, है ना, इस पे क्वेश्चन करे थे, चाहे मैं ऊर्जा दूं वगैरह 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 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। उसके बाद अपन ने इसको हल किया था तो v बराबर आया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसके वक्र भी बनाए थे, फिर x बराबर आया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, फाई क्या होता है, कला क्या होती है, प्रारंभिक कला क्या होती है, सब 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 बता दिया मैंने, खूब क्वेश्चन करे इन पे, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, x1 पर वेग v1, x2 पर v2, ओमेगा बताओ, ये बताओ, सब 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 ये समीकरण दे दी तो इसमें ए ओमेगा साफ साफ दिख जाते हैं, है ना, तो उससे सब निकल जाती है, अधिकतम वेग, फलाना वेग, डिमका वेग, ये देख वी मैक्सिमम का भी सूत्र रख लिया मैंने बेटा, जितना एसएचएम अच्छा होगा उतना वेव मोशन अच्छा होगा बेटा, सब जगह चीज, तो वी मैक्सिमम बराबर ओमेगा है, कण का अधिकतम वेग एसएचएम में ओमेगा ए होता है, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा सब सब सीख ली, ठीक है, समीकरण देख के पहचान जाएंगे, बेसिक मैथ लगा के सब 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 सब, तो सर इनमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ अपन मुद्दे की बात जो अब अपन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अब पॉइंट, अब एनालिसिस, ये तो था मैथमेटिक्स, अभी तक जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस था, अब अपन एनालिटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन से पढ़ाई कर, अब देख कैसे, अब अपन थोड़ा एसएचएम को और समझते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इससे ग्राफ वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी सोच डेवलप हो जाएगी एसएचएम में, ठीक है। ये देख ये प्राकृतिक लंबाई है स्प्रिंग की, क्या है प्राकृतिक लंबाई, क्या होती है प्राकृतिक लंबाई बेटा, जहां पर स्प्रिंग बल शून्य हो, क्या हो स्प्रिंग बल शून्य, तो अभी कोई बल नहीं लग रहा है, कण चुपचाप खड़ा है यहाँ, पड़ा है यहाँ पे, है ना, मैं इसको आगे विस्थापित कर दूं, ये इसको यहां लेके आ गया मैं यहाँ, तो क्या मैं बोल दूं अंदर की तरफ एक स्प्रिंग बल लगेगा जिसका मान kx होगा, सर माइनस नहीं लगाया ना, वो इधर की तरफ एरो बना दिया ना बेटा, तू तो देख स्प्रिंग बल लगेगा, है ना, तो मैं बोल दूं अंदर की तरफ एक बल लगेगा, तो मैं बोल दूं ये यहां से लेके यहां तक त्वरित होगा, क्या बोल दूं, देख रहे बेटा एनालिसिस सारे, मतलब मैं भी जो एनालिसिस कर रहा हूं उसमें 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उठा के सीधा मॉड्यूल करना चालू कर देना,
कोई भी किताब करना चालू कर देना, मैं बोल दूं ये x बराबर प्लस है ना, क्या मैं बोल दूं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, ए बेटा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग मैक्सिमम खींची हुई है। तो बोल दूं आयामों से ज्यादा इसकी ऊर्जा कहीं होती नहीं, और मैंने इसी ऊर्जा का सूत्र भी देखा था, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जितना एक्स ज्यादा उतनी इसकी ऊर्जा ज्यादा, और सबसे ज्यादा एक्स होता है आयाम, क्योंकि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। तो मैं बोल दूं इसकी ऊर्जा अधिकतम। अच्छा गतिज ऊर्जा बेटा यहां पे छोड़ा तो गतिज ऊर्जा 0, मैं बोल दूं ये न्यूनतम है। अरे बोलो, तो आयामों पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है साहब। अच्छा बल, बल अधिकतम है, देखो ये F मैक्सिमम, मैं यहां से बोल दूं F बराबर के एक्स के ए, तो बोल दूं बल भी मैक्सिमम है, बल F बराबर मैक्सिमम, तो आयामों पर बल भी मैक्सिमम होता है। और अभी स्प्रिंग का बल कितना होगा बेटा, के ए, तो मैक्सिमम बल है। तो मैं बोल दूं त्वरण भी मैक्सिमम होगा, ए बराबर मैक्सिमम। तो सब मैंने सोचा तो मुझे पता पड़ा कि आयाम पर बल अधिकतम क्योंकि स्प्रिंग खींची हुई है, त्वरण अधिकतम, गतिज ऊर्जा 0, स्थिर ऊर्जा अधिकतम, तो मैं बोल दूं ये लगातार त्वरित होगा। अब ये माध्य स्थिति तक लगातार त्वरित होगा, तो यहां से यहां तक लगातार त्वरित, तो बोल दूं वेग 0 है, तो 0 से लगातार बढ़ेगा। तो आयाम से लेके माध्य स्थिति तक वेग लगातार बढ़ता है, धड़ 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 धड़। मैं बोल दूं यहां से यहां तक लगातार वेग बढ़ता है, तो यहां वेग मैक्सिमम होगा। सर आप ये कैसे बोल सकते हो यहां पर वेग मैक्सिमम होगा, क्यों? और इधर जाओ ना सर, नहीं, जैसे इधर जाएंगे बेटा स्प्रिंग दबने लगेगी, जैसे ही आप अंदर जाओगे स्प्रिंग दबेगी, तो स्प्रिंग बल बाहर की तरफ लगेगा, यूं यूं, माध्य, याद है हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है। तो जैसे ही माध्य स्थिति से कण अंदर जाएगा बल बाहर लगने लगेगा, मतलब माध्य स्थिति की ओर। तो जैसे ही कण अंदर जाएगा बल बाहर की तरफ लगेगा, तो क्या मैं बोल दूं वेग यहां से धीरे होने लगेगा, वेग यहां से लगातार धीरे होने लगेगा। ये तो यहां से वेग लगातार धीरे होने लगेगा, और धीरे होते 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 ये यहां पे एक मोमेंटली रेस्ट पाएगा, ये वापस रेस्ट पे, ठीक है। तो मैं बोल दूं यहां से यहां तक लगातार त्वरित हुआ है, और जैसे बल जैसा बल x आगे होगा वैसे ही बल x अंदर होगा क्या? तो बोल दूं जैसे त्वरित हुआ वैसे मंदित होगा, यहां बोलो मंदित। तो मैं बोल दूं बाहर से लेके अंदर तक आया जब तक त्वरित हुआ, ए से लेके 0 तक त्वरित, और उसी फैशन में मंदित हुआ। और क्या मैं बोल दूं यहां तक आते आते इसकी ऊर्जा गतिज में बदल गई, तो यहां पे के ई मैक्सिमम, माध्य स्थिति पर के ई मैक्सिमम, सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो जैसे आयाम से माध्य स्थिति पाता है सारी गतिज ऊर्जा। अच्छा वेग मैक्सिमम, स्थितिज ऊर्जा 0 क्योंकि सारी खाली हो गई। अभी अपन माध्य स्थिति पे 0 ले रहे हैं तो सारी खाली हो गई। बोलो बल 0, क्यों बल 0? क्योंकि माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति होती है जहां बल 0, त्वरण 0, बल 0, समझ गए? क्योंकि कोई बल नहीं लगेगा। तो बोल दो माध्य स्थिति गतिज ऊर्जा। अब मैं बोल दूं यहां से यहां जब जाएगा -a तक, तो बोल दो मंदित होगा। तो जिस फैशन में त्वरित हुआ था उसी फैशन में मंदित होकर रुक जाएगा। तो फिर से वही गतिज ऊर्जा 0, वेग 0, त्वरण मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम, स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम, डिट्टो वही। फिर अंदर से वापस बाहर आएगा, फिर त्वरित होगा, अंदर से बाहर आएगा तो त्वरित होगा। इधर देखो ये त्वरित होगा वापस, तो अंदर से बाहर आएगा तो त्वरित होगा, फिर वापस यहां से यहां जाएगा तो मंदित होगा क्योंकि वेग मैक्सिमम। तो बस वही चलता रहेगा। तो यहां से यहां त्वरित, यहां से यहां मंदित, यहां से यहां त्वरित, यहां से यहां मंदित। तो बोल दो 4 बराबर हिस्से हो गए। अभी बिना मैथमेटिक्स से बता रहा हूं। तो बोल दो एसएचएम के 4 बराबर हिस्से हो गए। तो बोल दो एसएचएम के 4 बराबर हिस्से होते हैं। एसएचएम के 4 बराबर हिस्से, 4 बराबर एक समान हिस्से, एक समान हिस्से। तो मैंने एसएचएम को 4 एक समान हिस्सों में बांट दिया सोच के, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, बस मैंने अंदाजा लगाया कि यहां से यहां जैसे त्वरित होगा। सर कैसे अंदाजा लगाया? x दूरी पर जो बल अंदर इधर लगेगा, x दूरी पर उधर ही लगेगा। तो बोल दूं जैसा त्वरण हुआ है वैसा मंदन होगा, क्योंकि स्प्रिंग जैसी खींचती है वैसी दबती है। x खींचने पे जो बल लगाएगी x दबने पे भी वैसे ही बल लगाएगी। तो बोल दूं एक समान हिस्से। तो बोल दूं क्या क्या है एक समान हिस्से? 4 बराबर, प्लस a से 0, फिर 0 से -a, फिर -a से 0, फिर 0 से +a, ये प्लस a से 0, 0 से -a, -a से 0 और 0 से +a, यूं बाहर से यहां आना, यहां से अंदर जाना, अंदर से यहां आना और यहां से यहां जाना। 4 बराबर हिस्से। और मैं बोल दूं चारों में बराबर टाइम लगेगा, T/4, T/4, T/4 और T/4, चारों में बराबर समय लगेगा। क्योंकि अगर T आवर्तकाल है, पूरा चक्कर होने में T समय लगता है, तो ये T/4, 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 T/4। फेजर से भी बोल सकते हो तुम, आयाम से 0 आने में 90 डिग्री चलना पड़ेगा क्योंकि पूरा 360 होता है, याद है सर्कल पे। फेजर से भी बोल सकते हो ये बात। इधर देख, ये देख,
ये कोई थ्योरी नहीं है बेटा, कुछ नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ समझना, अपने को दिमाग में बिठाना है। तो बोल दू प्लस ए से, ये देख आयाम से जीरो आना, ये देख जीरो, यहाँ प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो बोल दू वाई अक्ष पर प्रोजेक्शन लेके एसएचएम देख रहा हूँ, तो आयाम पे आयाम से जीरो आना, तो 90 डिग्री चलना, ये देख। फिर जीरो से वापस माइनस ए आना, ये देख जीरो से माइनस ए आना, तो फिर 90 डिग्री चलना। फिर यहाँ माइनस ए से जीरो आना, माइनस ए से जीरो, फिर 90 डिग्री चलना है ना। फिर जीरो से ए तक आना, तो बोल दो ए से जीरो, जीरो से माइनस ए, माइनस ए से जीरो, जीरो से ए, चारों बराबर इससे 90-90 डिग्री और एक समान कोणीय वेग से 90 डिग्री चलने में T/4 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 टाइम लगेगा। तो एसएचएम के चार बराबर इससे। क्लियर है? चलो अब मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे तेरे को कितना समझ में आया जवाब देना मेरे को, है ना। ये जो मैंने बताया इसमें सुनना, महत्वपूर्ण तथ्य एसएचएम के। अब देख मैंने क्यों बताया एसएचएम के महत्वपूर्ण तथ्य। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अपन, महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य है ना, फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सर ऐसा क्यों लिखा रहा आप इंपॉर्टेंट फैक्ट? ये यूं के यूं क्वेश्चन आते बेटा, तेरे को याद होने चाहिए, एज इट इज याद होने चाहिए। हाँ, एसएचएम के एक राउंड में चली गई कुल दूरी, कुल दूरी, एक राउंड का मतलब घूम फिर के वापस वहीं आना, कुल दूरी जीरो नहीं, दूरी जीरो नहीं होगी बेटा, वो तो विस्थापन होगा। कुल दूरी बोलो कितनी होगी? तो एक राउंड में कुल दूरी, तो मैं बोल दूं आयाम अगर ए है तो ए पे खींचा तो ए से जीरो तक आना, ए, जीरो से माइनस ए, फिर ए, माइनस ए से जीरो, फिर ए, फिर जीरो से ए, फिर ए, तो 4 है, 4 है। देख ले आप खुद सोच लो बेटा, कुल चली गई दूरी 4 होती है, 4 बार ए चलता है। देख आयाम से माध्य स्थिति ए, माध्य स्थिति से माइनस है ए, मतलब माध्य स्थिति से माइनस है ए, फिर यहां से यहां ए, फिर यहां से यहां ए, 4 बार ए चलेगा, 4 ए में चक्कर पूरा। अच्छा अगला देखो, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। एक राउंड में चली गई दूरी, ये दूरी। हाँ सेकंड, एसएचएम के एक राउंड में चला गया कुल विस्थापन, है ना, चली गई कुल विस्थापन, कुल विस्थापन। बोलो विस्थापन बोलो, है ना। एसएचएम में विस्थापन कितना होगा बोलो? बोल दो 0, तो विस्थापन होगा 0। कोई विस्थापन नहीं होगा एसएचएम में। फिर अगला देखो, चली गई दूरी 4 है, विस्थापन 0। अच्छा अब देखो, ठीक है, अब देखो औसत वेग एसएचएम के एक राउंड में औसत वेग, ध्यान रखना राउंड बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ औसत वेग एक राउंड लिखना पड़ेगा बेटा। एक राउंड में औसत वेग, चाल नहीं पूछ रहा हूं, वेग, औसत वेग, वी एवरेज वेक्टर। तो मैं बोल दूं 0, क्योंकि जब विस्थापन ही 0 है तो औसत वेग 0 हो गया ना। ये दूरी हो गई 4 है ना, ये हो गया 0, है ना, ये। अच्छा फिर अगला, एसएचएम के एक राउंड में औसत चाल, इस बार चाल पूछ रहा हूं बेटा, वी एवरेज, है ना, चाल पूछ रहा हूं, बराबर बोलो चाल कितनी होगी? तो टोटल दूरी अपॉन लगा समय, तो टोटल दूरी हो गई बेटा 4 है और लगा समय हो गया t। बेटा खूब पूछते हैं, औसत वेग 0, क्योंकि विस्थापन नहीं होता है, औसत चाल 4a/t, तो 4a चलता है, t समय में चलता है। अच्छा अब ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा एम्स ने घुमा के पूछा, मैं थोड़ा सा लाइन सीधी लिखा रहा हूं, है ना। एसएचएम के आधे राउंड में, आधे चक्कर या राउंड, आधे राउंड के लिए, ये है ना वी एवरेज का, ये नल वेक्टर होगा बेटा, ये यूं मोड कर ले, है ना। आधे राउंड के लिए बेटा ये सदिश रूप में, तो फिर वो शून्य सदिश लिखना पड़ेगा, तो मैंने मान लगा दिया, तो औसत वेग का परिमाण 0, है ना, के लिए, है ना, आधे राउंड के लिए अधिकतम, ध्यान है ना, अधिकतम अधिकतम औसत वेग या चाल, है ना, चाल, वेग कर लो, अधिकतम औसत वेग कर लो, वेग। अब सुनना, अब ये थोड़ा जबरदस्त चीज है ना, एम्स ने थोड़ी घुमा के पूछी थी, मैंने थोड़ी सीधी, लेकिन हाँ कंसेप्ट यही था। आधे राउंड के लिए अधिकतम औसत वेग, यार आप आधे राउंड में समय तो T/2 लगना है भाई, आधे राउंड का मतलब भी T/2 समय। अब वो कहीं से कहीं पे भी जाए, पूरे एसएचएम में अधिकतम विस्थापन कितना हो सकता है तुम ये बताओ? पूरे एसएचएम में मैं बोल दूं ज्यादा हो ही 2 रह सकता है,
ए बोलो कैसे? माइनस ए से या ए से माइनस ए, 2a से बड़ा तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि आप जैसे ही घूम जाओगे वैसे ही विस्थापन कम होने लगेगा। तो बोल दो अधिकतम विस्थापन ही 2 है, और आधे राउंड में 2a हो सकता है। कैसे? माइनस ए से ए ले जाओ या ए से माइनस ए ले जाओ, ठीक है। तो बोल दो अधिकतम वेग ही आएगा एस मैक्सिमम अपॉन t/2। टाइम तो फिक्स है, अब अधिकतम विस्थापन हो इसके लिए तू तेरा दिमाग लगा, और परिमाण है ना अधिकतम वेग का परिमाण चाहिए ना, वी एवरेज है ना। ये हाफ राउंड के लिए बेटा ध्यान रखना, फॉर हाफ राउंड या हाफ कर देना, कंफ्यूज मत होना। हाफ राउंड ये पूरे राउंड का 0 है, हाफ राउंड। तो बोल दो इसका अधिकतम विस्थापन का परिमाण, और अधिकतम विस्थापन कब होगा बोलो? माइनस ए से, अरे 2a से ज्यादा विस्थापन हो ही नहीं सकता बेटा। कण का अधिकतम विस्थापन ये हो सकता है, देख इधर देख ऊपर, ये माइनस है ए, इससे तगड़ा विस्थापन तू चाहे यहां से यहां ले जा, चाहे यहां से यहां ले जा, मान 2a होगा, ठीक है। बाकी अगर जैसे मान लो कई बच्चे सोचते हैं सर यहां से इधर ले जाके फिर वापस ले आए, तो वो तो विस्थापन कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से तू ले जाएगा यहां तक फिर वापस लाएगा तो विस्थापन तो कम हो गया ना। तो अधिकतम विस्थापन 2a होगा। कितना होगा बेटा? 2a। तो बोल दो ये 2a अपॉन t/2, फिर से कितना आ गया ये 4a/t, 4a/t। अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो आधे राउंड के लिए अधिकतम यहां लिख रहा हूं, SHM के आधे राउंड के लिए अधिकतम औसत वेग, अधिकतम औसत वेग का परिमाण वी एवरेज है ना, का परिमाण फॉर हाफ राउंड। हाफ कितना है बेटा? 4a/t। दिस क्लियर है? चलो ये तो हो गई बात ये। अच्छा अब कलाओं के बारे में पूछता है, सुनना। एक बात बता, x व v के मध्य विस्थापन व वेग के मध्य कलांतर, के मध्य कलांतर, के मध्य कलांतर बोलो कितना होता है ना सर? अब हमने तो वेक्टर में निकाली नहीं, ये नहीं, अरे कुछ नहीं है। x व v के मध्य कलांतर, विस्थापन व वेग के मध्य कलांतर। यार एक बात बता, माध्य स्थिति पर विस्थापन 0 है। देख दिमाग से भी काम होता है, बिना एनालिसिस से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। माध्य स्थिति पर विस्थापन 0 होता है, माध्य स्थिति बोलते ही विस्थापन 0 को है ना, और वेग मैक्सिमम होता है। तो जब विस्थापन 0 है, और ध्यान है साइन कोस की समीकरण चलती है, जब विस्थापन 0 है तो वेग अधिकतम है। एक 0 है एक अधिकतम है, तो 90 डिग्री का कला हो गया ना साइन कोस में। भाई साइन में कोई चीज 0 और एक चीज अधिकतम है, तो एक साइन एक कोस 90 की कला हो गई ना। आयामों पर जब विस्थापन अधिकतम होता है वेग 0 हो जाता है। तो बोल दो एक चीज 0 हो रही है, एक अधिकतम हो रही है, एक अधिकतम हो रही है तो एक 0 हो रही है। तो बोल दो कलांतर डेल फाई बराबर कितना आ गया बेटा? तो विस्थापन व वेग के मध्य कलांतर, विस्थापन व वेग के मध्य कलांतर 90 डिग्री π/2। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आए बेटा इसमें। हाँ फिर x व a त्वरण व x के मध्य कलांतर, बोलो ये वेक्टर मत लिखो यार, है ना। के मध्य कलांतर बोलो डेल फाई बराबर। अब कई बच्चे 0 कर देते हैं, क्यों कर देते 0 बताता हूं। वो बोलते हैं सर माध्य स्थिति पर विस्थापन भी 0, मैंने कहा हाँ, और सर बल या त्वरण भी 0, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो माध्य स्थिति पर विस्थापन और त्वरण दोनों 0 हो गए, और जैसे ही दोनों 0 हो गए तो बच्चा बोल देता कलांतर 0। नहीं, जल्दी मत कर, नो डाउट दोनों 0 है, दोनों 0 है। पर ऐसा भी तो हो सकता है विस्थापन आगे बढ़ रहा है, विस्थापन धनात्मक है, जैसे ही कण आगे जाता है बल पीछे लगता है। यानी कि विस्थापन जब अधिकतम होगा तो बल उल्टा अधिकतम होगा, जब विस्थापन प्लस ए होगा तो बल उल्टी दिशा में मैक्सिमम होगा बेटा। तो मैं बोल दूं विस्थापन आगे जा रहा है, बल पीछे की तरफ बढ़ रहा है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं देख, इधर देख, माध्य स्थिति पे 0 से शुरुआत करूं कण की, तो याद है ऊपर की तरफ अधिकतम जब होगा विस्थापन ए होगा, इधर देख ये 0 सॉरी x 0, किसी समय पर जब ये विस्थापन अधिकतम होगा प्लस है, याद है उस समय बल नीचे चलेगा, 0 से माइनस मैक्सिमम में आएगा। विस्थापन जब प्लस ए होगा तो बल माइनस ओमेगा ए होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होगा। ये तो बोल दूं जब अधिकतम विस्थापन होगा तो बल भी अधिकतम होगा, लेकिन ऋणात्मक में होगा, उल्टी दिशा में होगा। तो बोल दूं बल ये हो गया और विस्थापन ये हो गया, ये ग्राफ बना टी के साथ। तो बोल दूं कला 180 की हो गई, 180 का कलांतर हो गया, तू ऊपर चल रहा है मैं नीचे चल रहा हूं, तो 180 का कलांतर हो गया। समझ गए? तो ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में बच्चा 0 टिक कर था एग्जाम में, 180 होगा, पाई होगा या कलांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कलांतर बहुत पूछते हैं आजकल। तो बोल दो एक 0 होता तो एक अधिकतम होता है वेग में, और दोनों 0 होते हैं माध्य स्थिति पर विस्थापन त्वरण, लेकिन चलते उल्टे हैं, एक आगे जाता तो बल पीछे लगता है। समझ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आगे आ जाओ, के व पी के मध्य कलांतर, बोलो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के मध्य कलांतर बताओ। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के मध्य कलांतर बता मेरे लाल। तो डेल फाई बराबर π/2, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के मध्य कलांतर π/2 होता है। कैसे π/2 होता है बताता हूं।
याद है अपन ने भी ग्राफ बनाए थे जब, तो अपन ने बनाया था, याद है गतिज ऊर्जा का ग्राफ कोर्स में, याद है 5-0 लिया था तो गतिज ऊर्जा यूं चला था, 2 चक्कर हुए थे, याद आया। और इससे ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा अधिकतम थी, याद है, इससे 0, और जब ये अधिकतम थी वो 0, तो 1-0 एक अधिकतम होती है, याद है। ऐसा कब होता है? जब π/2 का कलांतर होता है। एक कोस था तो एक साइन था, तो मैं बोल दूं π/2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गतिज ऊर्जा इससी ऊर्जा के मध्य कलांतर π/2, ये याद रखना बेटा। x से a के मध्य पाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, डार्क कर रहा हूं मैं ये, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे। तो ये यू के यू 1 2 3 4 पॉइंट तो ये लिखा है मैंने, 4 ये रिपीट हुआ, 5 6 7 8 पॉइंट, ये तो रट्टी लेना तू। चल एक बार रिवाइज कराता हूं। टोटल डिस्टेंस एक राउंड में टोटल तय दूरी 4 है, विस्थापन 0, ध्यान से सुन, औसत वेग एक चक्कर का 0 क्योंकि विस्थापन 0, औसत चाल बिल्कुल सर है 4a/t, आधे चक्कर की अधिकतम औसत चाल का परिमाण 4a/t, सर नहीं 2a/, अरे 2a/t/2, 2a/t/2 तो हो गया ना 4a/t। अच्छा एक चक्कर में दूरी वगैरह तो हो गया। अच्छा कलांतर पे आता हूं, x व v के मध्य कलांतर π/2, x व a के मध्य 0 लगता है लेकिन होता पाई है क्योंकि उल्टे चलते हैं, k p के मध्य कलांतर π/2। अच्छा अब एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट देखो ऊर्जा से रिलेटेड, एक चक्कर में, ए सुनो, यदि SHM की आवृत्ति f है तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की आवृत्ति, गतिज ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति, मतलब समझ में क्या, गतिज ऊर्जा कब वापस 0 से अधिकतम होकर वापस 0 होती है, फिर वापस अधिकतम होती है, फिर 0, तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति बोलो कितनी होगी। तो बोल दो अगर SHM की आवृत्ति f है तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति 2f होगी, दुगुनी, 2f दुगुनी, ठीक है। अच्छा स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी की आवृत्ति, परिवर्तन की आवृत्ति बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी परिवर्तन की आवृत्ति वो भी 2f होगी, अरे बोलो, तो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति 2f होगी और स्थिर ऊर्जा की आवृत्ति भी 2f होगी, क्लियर है क्या। तो KEP दोनों के परिवर्तन की आवृत्ति 2f होगी। एक चक्कर में इनके 2 चक्कर हो जाते हैं बेटा, पीछे बताया था तेरे को, SHM के एक चक्कर में 2-2 चक्कर कर लेती है, SHM के एक चक्कर में 2-2 चक्कर कर लेती है, SHM के एक चक्कर में 2-2 चक्कर, ये एक चक्कर और ये दूसरा चक्कर, याद आया, एक चक्कर में 2-2 चक्कर कर लेती है, ये देखिए एक चक्कर और ये दूसरा चक्कर, दोनों के 2 राउंड हो जाते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें खूब क्वेश्चन बनता भी करूंगा मैं ये। अच्छा अब ये बताओ ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति, अभी मैं और समझा दूंगा तेरे को, अगला देख ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति, ऊर्जा परिवर्तन ये अलग बात है सर, कैसे बताऊंगा अभी, ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति 4f, ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति कितनी होगी 4f। सर समझ में आया, देखो ke से p फिर p से ke है ना, ये बताता हूं कैसे, एक अपन एक एग्जांपल लेके करते हैं, चलो वही अपना जो एनालिसिस किया था उसको वापस देखते हैं, है ना, थोड़ा ध्यान से, ये m ये k ये x बराबर 0, ये m ये x बराबर a, ठीक है। ये यहां पे मैं बोल दूं क्या है, बोल दूं यहां पे गतिज ऊर्जा 0, देखना ध्यान से रे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो गतिज ऊर्जा 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। चलो साहब पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा दोनों को चलाता हूं, तो देखना हो, हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चलो अधिकतम साहब, और ये गतिज ऊर्जा के, ये के, ठीक है, ये 0। चलो अब जैसे जैसे यहां जाएगा तो बोल दू इससे ऊर्जा घटेगी और 0 हो जाएगी, याद है यहां इससे ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो बोल दू घट के 0 हो गई ये। अच्छा यहां 0 हो गई, गतिज ऊर्जा 0 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई अधिकतम, अरे बोलो, गतिज ऊर्जा बढ़ते बढ़ते अधिकतम हो गई, है ना। उसके बाद फिर ये अंदर जाएगा तो बोल दूं इससे ऊर्जा घटते घटते 0, फिर वापस बढ़ते बढ़ते अधिकतम, इससे ऊर्जा बढ़ते बढ़ते अधिकतम ये। और जब ये देखो इससे ऊर्जा घट के 0 फिर वापस अधिकतम,
तो ये अधिकतम। गतिज ऊर्जा जीरो से बढ़ के अधिकतम, फिर वापस घट के जीरो, या माइनस ए पे फिर जीरो हो जाएगी ना, ये आ गए, ये ठीक है। ये अब एक चक्कर पूरा हो गया, देखो स्थिर ऊर्जा अधिकतम से जीरो के वापस अधिकतम हो गई, एक चक्कर पूरा हो गया। ऋणात्मक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर गतिज ऊर्जा जीरो से बढ़ के, अगर यहां पे जीरो लूंगा था ना, इससे गतिज ऊर्जा जीरो से बढ़ के अधिकतम और फिर वापस जीरो, ये एक राउंड हो गया। अब लेकिन एसएचएम का भी आधा चक्कर ही हुआ यहां तक आना, ए प्लस ए से माइनस ए आना, ये एसएचएम का आधा चक्कर है, एसएचएम का पूरा चक्कर नहीं है। फिर यहां से यहां ले जाओ तो बोल दो माइनस ए से जीरो, ए माइनस ए सॉरी माइनस ए से जीरो जा रहा, तो गतिज ऊर्जा, अगर स्थिर ऊर्जा की बात करूं तो अधिकतम से फिर जीरो, अरे बोलो, और गतिज ऊर्जा की बात करूं तो जीरो से अधिकतम फिर से, ये देख चलता जा साथ में बस, ये फिर आजा, फिर जब यहां से आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा फिर घट के जीरो, अरे बोल, यहां अधिकतम से फिर जीरो, और इससी ऊर्जा जीरो से फिर अधिकतम। अरे बेटा ये अब तो तेरे को सोचना पड़ेगा बेटा, ये अधिकतम जीरो ही सुन रहा है तू तो। ये राउंड कंप्लीट, यहां आ जाके एसएचएम कंप्लीट हुआ है, यहां से यहां जाना, यहां आना, ये ठीक है। क्या मैं बोल दूं आपके सामने, स्थिति ऊर्जा की बात करता हूं, एक की बात करता हूं, स्थिति ऊर्जा अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम, राउंड कंप्लीट, अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम, राउंड कंप्लीट, फिर वापस वही अधिकतम से जीरो, जीरो से अधिकतम, तो दो राउंड हो गए। एसएचएम के एक राउंड में स्थिति ऊर्जा के दो राउंड, ये एक फिर ये दो। ऐसे गतिज ऊर्जा की बात करूं तो जीरो से अधिकतम, ये जीरो से अधिकतम, फिर अधिकतम से जीरो, ये एक चक्कर, तो जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो पे आ गई, एक राउंड, फिर वापस अंदर जाएगी तो अधिकतम फिर जीरो, फिर अधिकतम फिर जीरो, तो ये दूसरा राउंड। तो बोल दो एक राउंड में दो राउंड हो गए, तो केईपी के दो राउंड हो जाते हैं, ध्यान रखना। सर वो ऊर्जा परिवर्तन क्या कह रहे थे बताता हूं, यहां पे क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, यहां क्या क्या हो गई, सारी गतिज बन गई, तो बोल दो एक बार परिवर्तन हो गया, ए प्लस ए पे सारी स्थिति थी, जीरो पे सारी गतिज हो गई, एक बार परिवर्तन, यहां सारी गतिज है, यहां सारी स्थितिज हो गई, तो सारी गतिज स्थिति में बदल गई दो बार, फिर यहां पे सारी स्थितिज है, यहां सारी गतिज हो गई तीन बार, फिर यहां सारी गतिज है, यहां सारी स्थितिज हो गई चार बार। एक पूरे चक्कर में पहले स्थितिज ने, देखो स्थितिज गतिज, मैक्सिमम बोल रहा हूं, स्थितिज गतिज, गतिज स्थितिज, स्थितिज गतिज, गतिज स्थितिज, आ गया चार बार, एक दो तीन चार, तो ये ऊर्जा परिवर्तन की, तो मैंने जो लिखा है ना ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति, इधर देख, ये ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति, ये अगले, ये ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति 4f, ये 4 गुना, ये 4f, ये समझ गया। तो ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति 4f होती है, चार बार ऊर्जा परिवर्तित होती है, समझ गया, चार बार। चला गया, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है। ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति ये वो। अब क्या होता है बेटा, अब होती है कि एवरेज ऊर्जा है, क्या होती है, एवरेज, औसत। औसत दो होता है, अब अपने को ज्यादा उसके अंदर रामायण नहीं गानी है, एक समय के साथ औसत और एक विस्थापन के साथ औसत, है ना। दोनों को देखते समय के साथ औसत और विस्थापन के। ये तब देख रहा हूं जब प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा शून्य है ना, ए प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, माध्य स्थिति पर स्थिति ऊर्जा शून्य लेके है ना, माध्य स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, ये ली है अपन ने, तो औसत है ना, के व पी का, के पी व टी का समय के साथ औसत, के साथ औसत, औसत है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज, समय के साथ औसत कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 के ए स्क्वायर, ठीक है। ये फिर पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज किसके साथ, फिर से समय के साथ, है ना, ये टी के साथ, टी के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी के समय के साथ औसत, वही भी 4/k² दोनों औसत हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है। तो यहां से मैं बोल दूं बराबर हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम, ध्यान रखना है ना, और ये भी हाफ ऑफ मैक्सिमम, लेकिन ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम है उसकी हाफ, लेकिन ये तब जब पोटेंशियल एनर्जी शुरू में जीरो लूं मैं, है ना, ये ध्यान रखना ये बात, है ना, ये तो हमेशा होगा, ठीक है, ये हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो औसत गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का समय के साथ जो औसत मान आता है वो अधिकतम का आधा आता है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिकतम का आधा आता है। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ए इधर देख, के मैक्सिमम बराबर ट्वाइस ऑफ एवरेज, अरे बोलो,
ये समय के साथ एवरेज है, ध्यान रखना। ऐसे ही पी मैक्सिमम बराबर ट्वाइस ऑफ के ई एवरेज, ये टी के साथ है ना, समय के साथ, ध्यान रखना। तो समय के साथ जो एवरेज है उसका डबल। तो अधिकतम स्थिर ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा औसत का डबल होती है, हाँ औसत का एवरेज का डबल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कुल ऊर्जा का एवरेज तो वही होएगा, टीई बराबर हाफ। क्यों? क्योंकि नियत होती है, थोड़ी बदलती है। तो ये हो गया, ठीक है। ये देखो बेटा, फटाफट इनको नोट करो जल्दी से, ठीक है, फिर अपन आगे की भी बात करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर यहां पे प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा जीरो नहीं होगी तब ये रिलेशन नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगी और मान लो यू नोट होगी, ये जीरो है तब। अगर यू नोट हो, चलो आगे, चलो वो बात भी करेंगे एक साथ, अब आगे आ जाओ, है ना। के पी व टीई का, है ना, विस्थापन के साथ औसत है ना, विस्थापन के साथ या क्या पोजीशन के साथ एवरेज है ना। पोजीशन मतलब स्थिति के साथ औसत, स्थिति के साथ, वो समय के साथ था, स्थिति के साथ औसत एवरेज है ना, स्थिति के साथ। ये याद ही रखना बेटा, फालतू अपने माथापोड़ी करनी नहीं है, है ना। के ई एवरेज, के ई एवरेज है ना, ये विस्थापन के स्थिति के साथ एवरेज बराबर होता है बेटा 1/3 के स्क्वायर। रट लेना बेटा, पीई का स्थिति के साथ एवरेज है ना, पीई का वो होता 1/6 के स्क्वायर। इसमें ऐसा कोई डबल ट्रिपल वाला रिलेशन याद नहीं रखना, ठीक है। टोटल एनर्जी का वो तो वही रहेगा, टोटल एनर्जी का औसत कैसे बदल सकता है, हाफ के स्क्वायर। ये इसमें वही स्थिर ऊर्जा शून्य ली है, प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, ध्यान रखना। माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा शून्य ली है। ये कम काम आता है बेटा, ये काम आता है, ये कभी कभी, और वो भी, ये भी कम ही आता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना डबल होती है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, अब अभी तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब देखो, इसमें अगर मान लो ये नोट कर लिया, ये नोट कर लो। अब अगर प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा शून्य ना हो, अगर माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा, अब ये नया है बेटा, ये थ्योरी नोट कर लो। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा, अब ये नया दे रहा हूं मैं, स्थितिज ऊर्जा जीरो ना हो, स्थितिज ऊर्जा जीरो ना हो, यू नोट हो, यू नोट हो। अब देख, अगर माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा जीरो नहीं हो के यू नोट हो, तो ये तो यही रहेगा, है ना, प्लस यू नोट आ जाएगा ये यहां, क्योंकि यू नोट तो माध्य स्थिति पे जो मिनिमम स्थिर ऊर्जा है उससे बढ़ रही है, तो वो यू नॉट प्लस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? ये दोलन की ऊर्जा होती है, कौन सी, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो दोलित्र की ऊर्जा होती है। अरे जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तो वही रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो दोलन करती है। माध्य स्थिति में वो सारी गतिज में होती है, आयामों पर वो सारी स्थिति में चली जाती है, तो यू नोट में जुड़ जाएगी वो, तो ये यू नोट और आ जाएगा, है ना, ये टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी और वो हमेशा इतनी रहेगी, फिर ये रिलेशन होल्ड नहीं होगा। तो जब अपन माध्य स्थिति पर ऊर्जा जीरो नहीं लेके कुछ होती है तो सिर्फ ये रिलेशन होता है, ये चीजें वही रहती है, ये यू नोट आ जाता है, समझ गए। ये वाली ऊर्जा का औसत तो यू नोट ही आएगा, जो न्यूनतम ऊर्जा उसका, तो और जो बदल रही है उसका औसत 1/4 आ जाएगा, 1/2 से 1/4 हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितनी हो जाएगी बेटा माध्य स्थिति पर, है ना, औसत। जब प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा कितनी लूं, माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा क्या हो, माध्य पर जीरो नहीं हो के यू नोट हो, माध्य पर यू नोट हो, तो यहां पे भी सूत्र बदल जाएंगे। क्या ये तो वही रहेगा, यहां प्लस यू नोट आ जाएगा और यहां पे भी प्लस यू नोट आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है बेटा, बोलो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। चले, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, तब दिमाग में बैठेगा, यूं नहीं दिमाग में बैठेगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, 25 के करीब क्वेश्चन अपन ने पहले कर दिए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तब दिमाग में बैठेगा। हाँ, यदि एसएचएम में किसी कण की माध्य स्थिति पर स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी शून्य है ना, माध्य स्थिति पे जीरो ले ली, देख पहला वाला केस है ना, जीरो है। वह एसएचएम में औसत में
समय के साथ औसत गतिज ऊर्जा 10 जूल है, 10 जूल है, तो फर्स्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा, सेकंड दोलन करने वाली ऊर्जा, थर्ड दोलन करने वाली ऊर्जा, थर्ड एसएचएम की कुल ऊर्जा, फोर्थ अधिकतम स्थिर ऊर्जा, मैक्सिमम अधिकतम स्थिर ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अधिकतम स्थिर ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा बतानी है, दोलन करने वाली ऊर्जा बतानी है, एसएचएम की कुल ऊर्जा बतानी है और अधिकतम स्थिर ऊर्जा बतानी है। ठीक है, तो ये देखो, तो अब सॉल्यूशन में देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपने को दिए के ई एवरेज है ना, टाइम के साथ के ई एवरेज वो दिए 10 जूल, तो के ई मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बोलो? के ई मैक्सिमम याद है ट्वाइस ऑफ एवरेज, ए बेटा बताया था दुगुना होता है एवरेज का समय के साथ जो एवरेज होता है उसका दुगुनी होती है कुल मैक्सिमम ऊर्जा, चाहे प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा 0 हो या नहीं हो, ये रिलेशन तो वही होता है। देखो याद है, डबल के ई मैक्सिमम दुगुनी होती है औसत की, ध्यान रखना, समय के साथ जो औसत होता है उसकी दुगुनी होती है, तो ये डबल आ गई, तो ये डबल, तो मैं बोल दूं 20 जूल आ गई, तो ये आ गई के ई मैक्सिमम, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई। और अधिकतम गतिज ऊर्जा होती कहाँ है? माध्य स्थिति पर, माध्य पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा माध्य पर होती है, एनालिसिस से समझाया था। और प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा यू नॉट 0 दिया है, बोलो तो माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा 0 है, तो कुल ऊर्जा कितनी आ गई टोटल एनर्जी? तो बोल दो के ई एट मीन, अरे माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा, माध्य स्थिति पर कुल ऊर्जा नहीं है तो होती है ना, कहीं पे भी निकालो, मैं माध्य पर निकाल रहा हूं, के ई माध्य पर प्लस पी माध्य पर, दोनों का टोटल कर दूंगा माध्य पर, तो दोनों का टोटल कर दूंगा तो कुल ऊर्जा आ जाएगी। और माध्य पर ये 20 जूल पता पड़ गई। माध्य स्थिति पर अधिकतम होती है गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा 0 दी है माध्य पर, ये देखो ये दी है, तो ये कितना आ गया बेटा 20 जूल, तो कुल ऊर्जा ही 20 जूल आ गई। सही बात है, जब माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा 0 है तो जो कुल ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है माध्य स्थिति पर 20 जूल। दोलन की ऊर्जा, यही दोलन की ऊर्जा होती है। तो ये देखो पहला क्या पूछा था मैंने तेरे से, अधिकतम, फिर दोलन करने वाली ऊर्जा, फिर एसएचएम की कुल ऊर्जा, तो ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट कुल ऊर्जा। अब दोलन की ऊर्जा सेकंड, दोलन की ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाली ऊर्जा, ये खूब ध्यान काम आता है। दोलन करने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, तो दोलन करने वाली ऊर्जा बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वही दोलन करती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। बेटा जो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा होती है वही तो बदलती है, जो गतिज होती है वो उस स्थिति में जाती है और स्थिति वापस गतिज में आती है, तो ये ऊर्जा दोलन करती है। और ये कितनी होती है बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये दोलन करने वाली ऊर्जा, ये लिख लो थ्योरी में, तो दोलन करने वाली ऊर्जा ध्यान रखना, एसएचएम में यहां लिख देना स्टार मार करके, एसएचएम में के ई मैक्सिमम दोलन करती है, के ई मैक्सिमम ही दोलित्र की ऊर्जा होती है, ही दोलन करने वाली ऊर्जा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, दोलन करने वाली ऊर्जा होती है, करने वाली ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है जिसका मान कितना होता है बेटा? ये रट लेना बेटा, होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये है दोलन की ऊर्जा। जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो दोलन करती है, क्योंकि वही 0 होती है और वही वापस आती है, वही 0 होती है तो वही गायब होती है, वही आती है, वही गायब होती है, वही आती है, ध्यान रखना। तो दोलन करने वाली ऊर्जा ही है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। और अभी कितनी अधिकतम गतिज ऊर्जा? बोलो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है? तो ये भी कितनी है? 20 जूल। तो यही दोलन करने वाली ऊर्जा ये, तो दोलित्र की ऊर्जा, दोलित्र की ऊर्जा। ठीक है बेटा, ये आंसर, बस अब ज्यादा रामायण मत लिखिए। अब लास्ट फोर्थ केस, क्या है फोर्थ केस? देख पीछे, अधिकतम स्थिर ऊर्जा, बस यही होगी। गति सारी, क्योंकि माध्य स्थिति पर स्थिति 0 है तो अधिकतम स्थिति पी मैक्सिमम, बोलो पी मैक्सिमम कितनी होगी? बराबर टोटल एनर्जी, बोलो
अधिकतम स्थिर ऊर्जा तब होती है जब गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो ध्यान रखना एसएचएम में अधिकतम स्थिर ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर होती है। चलो तो ये आ जाएगी 20 जूल। तो जब माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है तो सारी गतिज स्थिति में बदलती है, ठीक है, और कुल ऊर्जा भी उसके बराबर। अब यहां जाओ बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक एसएचएम करते हुए कण की कुल ऊर्जा व के मैक्सिमम क्रमशः सौ जूल व 80 जूल है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 80 जूल है। तो अब साफ हिंट है, देखो कुल ऊर्जा दी है 100 जूल, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि माध्य स्थिति में सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन नहीं, उसने बोल दिया अधिकतम गतिज ऊर्जा 80 जूल ही है। इसका मतलब माध्य स्थिति पर गतिज स्थिर ऊर्जा शून्य नहीं है। माध्य स्थिति अधिकतम गतिज ऊर्जा माध्य पे होती है, और माध्य पे जब 80 होगी तो कुल ऊर्जा 100 दे दी, इसका मतलब 20 ऊर्जा माध्य स्थिति पर 20 स्थितिज ऊर्जा है। तो माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जरूरी नहीं है। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जरूरी नहीं है। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जरूरी नहीं है। माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा 0 हो जरूरी नहीं है। यू नॉट भी हो सकती है, ध्यान रखना। चलो है तो पहला, माध्य स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। थर्ड, अधिकतम स्थिर ऊर्जा। थर्ड, दोलन करने वाली ऊर्जा, दोलन वाली ऊर्जा, दोलित्र की ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, है ना। तो माध्य स्थिति में स्थिर ऊर्जा, अधिकतम स्थिर ऊर्जा और दोलन करने वाली ऊर्जा सारी बतानी है। अच्छा, फोर्थ और देख लो, औसत समय के साथ, गतिज ऊर्जा का समय के साथ औसत, के ई का समय के साथ समय औसत, है ना। अब देख पी का समय औसत, है ना, पी का भी समय औसत बताना है। कुल ऊर्जा का समय औसत तो सही होगा, कुल ऊर्जा थोड़ी बदल। अब आ जाओ, इसमें सब चीज आ गई बेटा, आप देख, है ना। तो एक करा दिया जिसमें स्थिर ऊर्जा 0 ली। आ जाओ, बोलो माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? तो मैं बोल दूं, इधर देख अगले पेज पे, टोटल एनर्जी, है ना, पहला पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन कर, सॉल्यूशन ये फर्स्ट पार्ट, टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। कुल ऊर्जा है 100 जूल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्स ए माध्य स्थिति पर। अच्छा, अब मैं यूं लिख दूं मेन पोजीशन पर, इधर देखो माध्य स्थिति, तो कुल ऊर्जा बराबर मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी माध्य स्थिति पर, क्योंकि वहीं पर तो न्यूनतम होगी माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति यही तो निकालनी है मेरे को, प्लस गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति। अब मैं बोल दूं माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ये होगी न्यूनतम यू नॉट माध्य स्थिति पर, और ये होगी मैक्सिमम के ई मैक्सिमम। बेटा माध्य स्थिति पर तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है ना, और ये दी हुई है 100 जूल, और ये मुझे निकालनी है, और ये दी हुई 80 जूल। तो यहां से कितनी आ जाएगी बोलो? तो ये यू नॉट बराबर आ जाएगी बेटा 20 जूल। तो माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा का मान आ गया 20 जूल, माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया 20 जूल। अच्छा, अब सेकंड देख, हाँ, ये माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा का मान आ गया। अब सेकंड देखो, अगर अपन बात करें, क्या पूछा, माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा, अधिकतम स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? तो मैं बोल दूं अधिकतम स्थिर ऊर्जा तो आयामों पर होगी, पी मैक्सिमम कहां होगी बोल? आयाम पर होगी, आयामों पर होगी, आयामों पर होगी। और कितनी होगी? तो मैं बोल दूं गतिज ऊर्जा 0 होगी, आयाम पर गति होगी
जहां जहां के ई जीरो होता है, के ई जीरो और गतिज ऊर्जा जीरो हो गया तो मैं बोल दूं पी मैक्सिमम बराबर टोटल एनर्जी। अधिकतम स्थिर ऊर्जा सदैव टोटल एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि अधिकतम स्थिर ऊर्जा कहां होती है? आयामों पर। मन में सोच, अधिकतम स्थिर ऊर्जा स्प्रिंग में आयामों पर होती है, मतलब एसएचएम में आयामों पर होती है, और आयामों पर गति जीरो हो जाती है, मतलब सारी की सारी स्थिति जो होती है तो कुल ऊर्जा के बराबर होती है। तो बोल दो पी मैक्सिमम कितना गया बेटा? कुल ऊर्जा के बराबर, बराबर 100 जूल। यहीं पे लिख दो क्या? 100 जूल बराबर 100 जूल। तो अधिकतम स्थिर ऊर्जा भी आ गई। अच्छा, थर्ड केस देख क्या पूछा। थर्ड केस देख, दोलन करने वाली ऊर्जा। और दोलन करने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने बताया था तेरे को। दोलन कौन करती है? जो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा होती है वही तो स्थिति में बदलती है। तो बोल दो दोलन करने वाली ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, करने वाली ऊर्जा बोल दो के ई मैक्सिमम। वो होती है माध्य पर बराबर माध्य पर गतिज ऊर्जा, माध्य पर गतिज ऊर्जा के ई। अरे जो माध्य पर गतिज ऊर्जा होती है वही तो दोलन करती है, और वो कितनी है? 80 जूल। ये ना अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये दोलन करने वाली ऊर्जा। तो दोलन करने वाली ऊर्जा 80 जूल आ गई। और देख क्या पूछा है, ये हो गया के ई का समय के साथ औसत। के ई का समय औसत बोलो, फोर्थ के ई एवरेज टी समय के साथ बोलो कितना होता है? तो बोल दो अधिकतम का आधा के ई मैक्सिमम बाई 2, के ई मैक्सिमम बाई 2 बोलो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 80 बटा 2, 80 जूल बटा 2, तो आ जाएगा 40 जूल। क्लियर है? अच्छा, पी का समय के साथ औसत देख, बोलो पी का समय औसत। तो बोल दो, बोलो पांचवा पी समय औसत, पी का समय के साथ औसत। ये आ जाएगा बेटा पी मैक्सिमम बाई 2। नहीं, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन लगता ही नहीं। ये रिलेशन तब लगता है जब माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा जीरो होती है। तो याद है क्या आया था? बताता हूं, इधर देख। याद है पी एवरेज, पीई बताता हूं, पीई एवरेज समय के साथ कितना आता है बताऊं? बराबर 1/4 के ए स्क्वायर प्लस यू नोट। याद आया? ये यू नोट नहीं बदलता है, इसका एवरेज होता है इसका। और ये क्या थी पता? 2 लिटर की ऊर्जा। याद है? माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा, उसका औसत। तो बोल दूं 80 जूल का औसत होगा। 100 में से 20 तो यही रहेगी। जो माध्य स्थिति पर मिनिमम स्थिर ऊर्जा है 20 जूल, वो तो वही रहेगी। पी मिनिमम 20 जूल है, पी मिनिमम जो 20 जूल है वो तो वही रहेगी 20 जूल। ध्यान रखना, ये नहीं बदलती है दोलन में, है ना। और जो माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा थी अधिकतम 80, उसका आधा होगा। ये 80 का आधा है, तो 80 बटा 2, तो 80 बटा 2 प्लस 20, ये आ जाएगा 60 जूल। बेटा गतिज ऊर्जा जो दोलन की ऊर्जा होती है 80, मतलब गतिज ऊर्जा है 80, वो 80 जीरो, उसका औसत आएगा 40। तो 40 अंदर बार होगी, औसत 40 अंदर बार होगी, और 20 तो है जो है ही है, तो 60 ये आ गया। क्लियर है? टोटल एनर्जी का औसत से तो कोई मतलब नहीं, 100 का 100 ही रहेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ गया तेरे को, है ना, पी का औसत और ये सब। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन आप करोगे क्या? चलो आ जाओ, आगे करते क्वेश्चन। तो ये सारी बात समझ में आ गई क्या बेटा आपको? चलो अब देख और क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। यदि 28, यदि एसएचएम में, एसएचएम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, एसएचएम के लिए। फिर तेरे से कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसकी जवाब के लिए। यदि एसएचएम में कण की न्यूनतम व अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी क्रमशः, न्यूनतम व अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी क्रमशः 40 जूल व 100 जूल है, तो पहला के ई मैक्सिमम, अधिकतम व न्यूनतम स्थिर ऊर्जा ये है, तो के ई मैक्सिमम। सेकेंड टोटल एनर्जी, थर्ड दोलन की ऊर्जा, फोर्थ के ई का समय औसत, पी का समय औसत, है ना। ये थोड़ा समय औसत की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सोचना भी आ जाएगा, है ना बेटा। ये सब बताना है आपको, ये 5 क्वेश्चन बताना है। 5 तो क्या वो 4 ही है। दोलन की ऊर्जा तो आप समझ गए, अधिकतम। आ जाओ, यही कर रहा हूं मैं, इधर देख, ये सॉल्यूशन
है ना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अब आप बताओ न्यूनतम स्थिर ऊर्जा 40 कहां होती है बेटा? न्यूनतम, पहले मन में सोच, न्यूनतम स्थिर ऊर्जा पूरे एसएचएम में होती कहां है? आयामों पर? नहीं, आयामों पर तो अधिकतम होती है। माध्य स्थिति पर सर वहां जीरो होती है? नहीं, जीरो होना नहीं होना जरूरी नहीं है, माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा हो भी सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो यहां है दिया ना 40, तो है, तो बोल दूं न्यूनतम स्थिर पी मिनिमम कहां होती है बेटा? पी मिनिमम बराबर 20 जूल, और ये कहां है बेटा? सॉरी 40 जूल। कहां है बेटा? ये माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति, स्थिति, तो ये माध्य स्थिति पर है, ठीक है। चलो आ जाओ, पी मैक्सिमम कहां होती है बेटा? पी मैक्सिमम कहां होती है बोलो? ये होती है 100 जूल। कहां पे होती है? आयाम पर, आयाम, आयाम पर। तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है आयामों पर जो कि 100 जूल है, और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है बेटा मीन माध्य स्थिति पर जो कि 40 जूल है। तो माध्य स्थिति पर स्थिर ऊर्जा 40 जूल है और आयामों पर 100 जूल है। अच्छा, मैं बोल दूं जो अधिकतम स्थिर ऊर्जा होती है वही कुल ऊर्जा है। अरे बोलो, तो टोटल एनर्जी बराबर के प्लस पी। अब मैं चूंकि मेरे पास के का भी ज्ञान नहीं है तो मैं आयाम पर कर दूं, ये आयामों पर कर दूं, आयाम पर, ये आयाम पर भी टोटल करो, चाहे कहीं पे भी करो, आयाम टोटल एनर्जी का कहीं 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 पे भी निकाल लो, कहीं की किसी भी जगह की दोनों ऊर्जा का टोटल कर दो, टोटल आ जाएगी। बोलो, तो बोल दो आयामों पर गतिज ऊर्जा 0 होती है और इसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, पी मैक्सिमम होती है। ए बेटा आयाम पर मैक्सिमम होती है, तो मैं बोल दूं कुल ऊर्जा भी आ जाएगी। बोलो कितनी आ गई है? और ये आ गई कितनी? 100 जूल, ये 100 जूल, ये टोटल एनर्जी। तो आयामों पर कुल ऊर्जा 100 जूल होती है, माध्य स्थिति पर 40 जूल स्थिति ऊर्जा है, दी हुई है, तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। अब मैं ये देखो, ये पहला केस हो गया, है ना, ये आ गई आपकी ये। चलो अगला देखो, अगर मैं बोलूं तेरे को, इधर देख सॉल्यूशन में के मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम कहां होती है? आयाम माध्य स्थिति पर, के मैक्सिमम माध्य पर। तो अब मैं माध्य पर टोटल करता हूं, माध्य पर। अब आजा, टोटल एनर्जी बराबर के माध्य, फिर से टोटल कर रहा हूं, प्लस पी माध्य। और याद है माध्य पर इसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो के ये तो होगी मैक्सिमम जो मुझे निकालनी है, और ये हो गई कितनी? न्यूनतम, पी मिनिमम। माध्य स्थिति पर मिनिमम होती है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, देखो। और ये टोटल एनर्जी, बोलो, और टोटल एनर्जी पी मैक्सिमम के बराबर होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? पी मैक्सिमम। ये हालांकि मैं निकाल चुका हूं, कितनी है ये? 100 जूल थी। कितनी थी पी मैक्सिमम? 100 जूल। तो बोल दो कुल ऊर्जा 100 जूल आई थी, ये 100 जूल। और ये अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है, के मैक्सिमम। और ये न्यूनतम स्थिर ऊर्जा कितनी थी? 40 जूल, 40 जूल, ये 40, ये 100। तो के मैक्सिमम कितना गया बोलो? के मैक्सिमम बराबर 60 जूल, ये 60 जूल। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई 60 जूल, जो कि कहाँ होगी? माध्य पर। अरे बोलो, माध्य पर। तो मैंने सारा माध्य पर टोटल कर लिया। ध्यान रखना, तो जब तेरे को अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी ना, माध्य के टोटल कर, सब माध्य पे बात कर, और जब तेरे को अधिकतम स्थिर ऊर्जा सब आयामों पर बात कर। और कुल ऊर्जा और अधिकतम स्थिर ऊर्जा समान होती है, ध्यान रखना, क्योंकि सारी ऊर्जा आयामों पर स्थिर ऊर्जा की फॉर्म में होती है। लेकिन गतिज ऊर्जा आयामों पर अधिकतम है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि कुल ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। नहीं, माध्य स्थिति पर गतिज स्थिर ऊर्जा भी हो सकती है। चलो आ जाओ, खुद सोचो बेटा। अब देख पीछे और क्या था, ये हो गया दोलन की ऊर्जा, यही होती है, यही दोलन की ऊर्जा है, यही दोलन की ऊर्जा, यही दोलन की, दोलित्र की ऊर्जा, दोलन की ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, दोलन करने वाली ऊर्जा, करने वाली ऊर्जा, वाली ऊर्जा, यही दोलन करती ऊर्जा है ना, ध्यान रखना। हाँ, और गतिज ऊर्जा का औसत है ना समय के साथ, और इसी ऊर्जा का समय के साथ औसत। बोलो के एवरेज, बोलो के एवरेज, टाइम के साथ के का एवरेज, बोलो कितना होगा? तो बोल दो अधिकतम का आधा बराबर के मैक्सिमम बाई 2, है ना। अधिकतम गतिज ऊर्जा का आधा होगा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आई बेटा? देखो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आई, ये 60 जूल। तो बोल दो ये तो फिक्स है 60/2, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का आधा, तो औसत गतिज ऊर्जा 30 जूल आ गई। कभी 60, कभी 0, कभी 60, कभी 0, औसत 30। ऐसे ही बोलो पी का एवरेज कितना आ जाएगा समय के साथ, लेकिन इसमें रामायण लंबी, क्योंकि इस बार न्यूनतम 0 नहीं है, तो बोल दो वही पी मैक्सिमम बाई 2, यू कर ले, यू नहीं, पी मैक्सिमम नहीं, 1/4 के स्क्वायर प्लस यू नॉट। ये यू नॉट तो फिक्स हिस्सा है। बोलो न्यूनतम स्थिर ऊर्जा कितनी है? 40, तो 40 तो फिक्स हिस्सा है। दोलन वाली ये 60/2, ये तो वो है अधिकतम गतिज ऊर्जा का औसत, है ना, और ये आ जाएगी 40, 40 फिक्स है। तो बोल दो ये 40 + 30 70, तो स्थिर ऊर्जा का औसत 70 आएगा।
यूं भी कर लेना, न्यूनतम 40 अधिकतम, यूं ही कर लेना यार। ये ले, इससे ऊर्जा का औसत बताता हूं। न्यूनतम 40 अधिकतम 100, 40 100 तो औसत आ गया 70। ए मेरे लाल, समझ होनी चाहिए सब्जेक्ट की। सर ये तो सब समझ में आ गया हमारे को। अब देख तेरे अंदर कितनी समझ डेवलप हुई, मैं इसके कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा हूं, बताना है ना, सत्य असत्य बताना। पहला, एसएचएम में अधिकतम गतिज ऊर्जा में केई मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा ही कुल ऊर्जा होती है, ही कुल ऊर्जा भी होती है, कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है ना। क्या एसएचएम की अधिकतम गतिज ऊर्जा ही कुल ऊर्जा होती है? हाँ, माध्य स्थिति पर जो कुल ऊर्जा होती है, माध्य स्थिति पर जो गतिज ऊर्जा होती है वही तो कुल ऊर्जा होती है सारी? नहीं। तो हाँ नाम है, ट्रू फॉल्स में बच्चा इन जनरल ट्रू बोलता है, गलत है ये, फॉल्स है ना, असत्य है। क्यों? माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर ए यू नोट भी हो सकता है, यूं लिख दो ना, यू नोट भी हो सकता है माध्य स्थिति पर। कारण क्या इसका? माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। याद है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो हो सकती है। जैसे मान लो माध्य स्थिति पर 10 जूल पोटेंशियल है तो वो भी जुड़ेगी, तो कुल ऊर्जा में ये। अब अगला देख, ये एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही कुल ऊर्जा होती है। ही कुल ऊर्जा होती है। बोलो, क्या अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी ही कुल ऊर्जा होती है? बिल्कुल हाँ। ट्रू फॉल्स में ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये कहां होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? कहां होती है? आयामों पर। यहां सॉल्यूशन बता रहा हूं, आयाम पर होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आयाम पर होती है, होती है। और वहां के ई जीरो होती, कंफर्म है, वहां तो के ई जीरो होगी, के ई जीरो। और वहां के ई जीरो होगी तो बोल दो सारी की सारी ऊर्जा पोटेंशियल ही होगी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होती है। बोलो। तो ध्यान रखना ये सारी बात है। अरे बोलो। हाँ, बोलो। पी मैक्सिमम जो अधिकतम इसकी ऊर्जा होती है, वही दोलन करने वाली ऊर्जा होती है, वही दोलन करती, वही ऊर्जा दोलन करती, वही ऊर्जा दोलन करती है, दोलन करती है। बोलो, ट्रू और फॉल्स? बच्चा ट्रू कर देता, नहीं। क्यों फॉल्स? जरूरी थोड़ी जो अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी है वो दोलन करना जरूरी, क्योंकि माध्य स्थिति पर सारी ऊर्जा खत्म हो जाए, पोटेंशियल जरूरी नहीं है, पोटेंशियल कुछ बच भी सकती है। समझ गए? चलो, जो के ई मैक्सिमम होती है, जो पी मैक्सिमम है वही दोलन करती है, जो के ई मैक्सिमम है वही दोलन करती है। सब एसएचएम की बात चल रही है, वही ऊर्जा दोलन करती है। हाँ ट्रू, बिल्कुल ट्रू। जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वही दोलन करती है, क्योंकि वो सारी जीरो हो जाती है। समझ गए? तो दोलन करने वाली ऊर्जा कौन सी होती है बेटा? अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे ऊर्जा पे, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, चलो आ जाओ। अब एक एम्स में पूछा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा तेरे को। कितने क्वेश्चन हो गए अपने? है ना, 28 29वां क्वेश्चन करते अपन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। यदि किसी एसएचएम में दोलन करने वाली में 80 जूल ऊर्जा दोलन करती है तो कुल ऊर्जा का संभव मान ए 80 जूल, बी 100 जूल, सी 50 जूल, डी -20 जूल, ई सभी संभव है, सभी संभव है। बोलो। कई बच्चे कुछ भी सभी संभव है बेटा। ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है पर हाँ इसी टाइप का, इसी कंसेप्ट। तो आंसर था सभी संभव है। उसने 4 ऑप्शन ही दिए थे, सभी संभव। बताता हूं कैसे। पता ये कब संभव है? कुल ऊर्जा
80 जूल कब संभव है? तो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा मैक्सिमम के बराबर तब होगी जब मैं बोल दूं न्यूनतम स्थिति ऊर्जा 0। ये तब संभव है जब मैं बोल दूं न्यूनतम स्थिति ऊर्जा 0। माध्य स्थिति पर अगर कोई स्थिति ऊर्जा ना हो, अगर माध्य स्थिति पर स्थिति ऊर्जा 0 हो, तो मैं बोल दूं जो गतिज ऊर्जा वही कुल ऊर्जा होगी, जो दोलन कर रही है वही ऊर्जा कुल होगी, क्योंकि माध्य स्थिति पर वो सारी गतिज होगी और आयामों पर वो सारी स्थिति होगी। हाँ, ये 100 जूल कब संभव है बेटा? जब न्यूनतम स्थिति ऊर्जा 20 जूल हो, है ना? कहां पे? माध्य स्थिति पे। ये देखो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देख, मान लो कोई एक कंचा दोलन कर रहा है इसमें बाउल में, और ये यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी, और यहाँ 0 लिए मैंने, P0, बस। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ P0 है, तो बस यहाँ पे गतिज ऊर्जा इसी में बदलेगी, ये ऐसे करते चलता रहेगा। यहाँ पे ये कब संभव है? जब थोड़ा ऊपर करे दोलन, ये थोड़ा ऊपर करे, तो ये यहाँ पे 20 जूल गतिज ऊर्जा आ जाएगी, ये 20 जूल। अरे बोलो, P मिनिमम 20, ठीक है। ये कब है? 50, जब 30 जूल अंदर हो, ये देख थोड़ा सा अंदर गहराई में करे, ये देख, ये -20 कब संभव है? जब 100 जूल की गहराई में करे, मतलब रेफरेंस लाइन से 100 जूल नीचे उठ जाओ, समझ गए? तो सब संभव है। तो कुल ऊर्जा निर्भर करती है माध्य स्थिति पर, आपने इससी ऊर्जा मानी कितनी है, तो उसमें निर्भर करता है कुल ऊर्जा और इससी ऊर्जा में क्या संबंध होगा। समझ गए क्या? सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये अच्छा, एक और देखो बेटा, मैंने याद है आपको ऊर्जा देके SHM पूछा था, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया था, है ना? हालांकि भूल तो क्या था, वो करे नहीं करे, लेकिन हाँ कर लेते अपन। सुनना, यदि एक 2 किलो के कण की स्थितिज ऊर्जा देखे, तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था, है ना, कि कण का विभव इससे ऊर्जा नहीं, विभव, है ना, कण का विभव V बराबर 50x² प्लस 10 जूल है, जूल पर केजी है विभव, ये है। तो SHM का, अगले ने खुद ने बोल दिया, SHM का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। सुनना, याद अपन ऐसे क्वेश्चन किए थे, बताता हूं कैसे किए थे। मैंने तुम्हारे को स्थिति ऊर्जा दी थी, तो याद है F बराबर -du/dx, है ना? F का परिमाण निकालते थे, फिर उसको सिद्ध करते थे। अब याद है अपन ने वहां स्थिर विद्युत की में पढ़ते हैं, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? और मतलब स्थिर विद्युत की बल और एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर, याद है E बराबर कितना होता है ना? एकांक आवेश पर लगाया गया बल F/q, एकांक आवेश पर लगाया गया बल, अरे बोलो। और ऐसे ही विभव, याद है Q × V बराबर U होता है। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा Q आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव होता है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो ये होता है एकांक आवेश को लाने में किया गया ये Q को, तो बोल दूं V बराबर U/Q होता है। अरे बोलो, तो बस यहां दोनों तरफ Q का भाग लगा दूं, मतलब M का भाग लगा दूं, तो ऐसे ही F/m, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल, याद है गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण होता है, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल या बल बटा द्रव्यमान त्वरण होता है। अरे बोलो, और यहां पे आ जाएगा बेटा -d/dx, अलग कर दो U/m, और एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, याद है ये विभव होता है। तो क्या मैं बोल दूं यहां से कि ये आ गया त्वरण बराबर -dv/dx, एक नया रिलेशन बन गया। ये रिलेशन आपने पहले भी देखा हुआ है सर, हमने तो नहीं देखा हुआ, मैं बताता हूं आपको। आपने ये नहीं देखा E बराबर E बराबर -d, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, dv/dr, ये नहीं देखा आपने? स्थिर विद्युत की हमने देखा ना, ये वही तो था। ये क्या है? एकांक आवेश पर बल, तो एकांक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही तो होती है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही तो होती है अपॉन ये विभव का अवकलन, विभव का अवकलन, बस। तो यहाँ पे भी विभव का अवकलन कर दो, तो एकांक आवेश पर, वहां एकांक आवेश पर बल था, या एकांक द्रव्यमान पर बल है, और एकांक द्रव्यमान पर बल को ही तो त्वरण कहते हैं, तो आपका त्वरण निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा का अवकलन बल देता है और विभव का अवकलन सीधा त्वरण देता है। विभव का अवकलन त्वरण देता है, स्थितिज ऊर्जा का अवकलन बल देता है, और बल देगा तो m है। याद है यहाँ पे तो m × a करा था अपन ने पहले, m × a, फिर वो 2 किलो, यहाँ 2 किलो काम ही नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, पागल बनाने के लिए दिया मैंने। कई बच्चे 2 किलो का भाग लगा देते हैं अवकलन करके, हर जगह मतलब रट बल का, स्थितिज ऊर्जा का अवकलन बल होता है, तब यहाँ पे m लिखेगा। अभी तो सीधा ही है, तो बोलो कितना आ जाएगा बेटा, ये बोलो कितना आएगा। तो यहां से देखो,
तो यहां से बोल दूं मैं त्वरण बराबर dv बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v, बोलो 50x स्क्वायर प्लस 10, 50x स्क्वायर प्लस 10, देखो कितना आ रहा है ये, है ना, इसका अवकलन 10 ही था ना वो, देखो एक बार, हाँ चलो, तो कितना आ जाएगा ये, a बराबर बोलो सीधा, a का परिमाण सीधा परिमाण बराबर, तो ये माइनस ये आ जाएगा 100x और ये 0, है ना, ये 0, तो यहां से बोल दो a बराबर माइनस 100x, तो a समानुपाती माइनस x, अतः SHM है, तो यहां से बोलो तुलना, तुलना a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर, तो यहां से कितना जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 100, ओमेगा बराबर 10, 2 पाई बाई टी बराबर 10, टी बराबर पाई बाई 5, पाई बाई 5 सेकेंड आंसर है। क्लियर है क्या? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क कर लेना। तो ध्यान रखना, विभव कभी दे दे तो अवकलन सीधा त्वरण दे देगा, विभव का अवकलन और माइनस लगा लेना तो सीधा त्वरण मिलेगा तेरे को, और त्वरण सीधा x के समानुपाती सिद्ध कर देना। तो ये हो गई अपने SHM की ऊर्जा की सभी बातें, है ना, अच्छे तरीके से अपन ने एनर्जी वगैरह, एक थोड़ा हाईफाई क्वेश्चन एनर्जी का अगले टर्न पे कराऊंगा मैं तेरे को, ठीक है, उसमें अपनी और सोच बढ़ेगी, ठीक है। तो अपने माध्य स्थिति पर इसकी ऊर्जा 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कुल ऊर्जा कभी भी निकालनी है तो आप आयामों की स्थिति ऊर्जा देखो, क्योंकि माध्य स्थिति की गतिज ऊर्जा से आपको कुल ऊर्जा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो अगले टर्न पे थोड़ी सी ऊर्जा की कुछ और बातें करके आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।